13 अगस्त 2006 मैं, मेरी मदर, मेरे फादर साहब, मेरी 2 सिस्टर्स, मेरी कजन सिस्टर, हम लोग वहाँ ट्रैवल कर रहे थे। एक ट्रक उस तरफ से, दिल्ली की तरफ से आता है एंड एक विलेज में एंटर करता है। हमारे ड्राइवर को पता नहीं क्या समझ आता है कि वो गाड़ी से कूद जाता है। ये रियल स्टोरी है। वो गाड़ी से कूद गया, कूदने के बाद गाड़ी पूरी घूम गई। तो हम जब एक तरफ में जो लोग बैठे थे, मैं, मेरी मदर, मेरे फादर साहब, वो सब उस ट्रक में जाके लगते हैं। सिस्टर्स मेरी पूरी सेफ, क्योंकि उनकी साइड नहीं लगी, हमारी पूरी साइड लगी, जिसमें मेरी मदर की डेथ हो जाती है। और फादर साहब के रिब्स टूट जाते हैं सारे, मेरा पूरा जबड़ा टूट जाता है, मेरा पूरा फोरहेड, मेरा पूरे दोनों शोल्डर, फादर साहब का शोल्डर टूट जाता है। लगभग 1 से 1.5 घंटा मेरी मदर के लिए और मेरे लिए रोड पर मेरी सिस्टर्स लोग गाड़ियों को रोक रहे, कोई नहीं रोक रहा है। जब तक वो सिविल हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं मेरी मदर को, वहां से 32 रेफर कर दिया जाता है एंड आफ्टर दैट चंडीगढ़ टू अंबाला, मिड ऑफ द वे उनकी डेथ हो जाती है। एंड मुझे अगले दिन भी मुझे नहीं पता होता कि मेरी मदर नहीं है लाइफ में। मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने तो क्रिमेशन भी नहीं किया अपनी मदर का। जो लोग हेलमेट ही पुलिस वाले को देख के पहनते हैं, सीट बेल्ट ही इस वजह से लगाते हैं कि चालान ना हो जाए, उन लोगों को ये सेफ्टी का मतलब सीखने में कितना टाइम लग जाएगा? देखिए, इसके लिए कोई टाइम नहीं है सर। अभी तक आपने अलग अलग फील्ड में ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, सबसे आपको जो केयरलेस इंडस्ट्री लगी वो कौन सी थी? नहीं, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है। एंड टोटली ऑपोजिट, आपने बेस्ट ऐसी कौन सी इंडस्ट्री देखी जिसमें आपको कम जरूरत पड़ी और अवेयरनेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा? ऐसी इंडस्ट्री तो बहुत सारी है सर, इंडस्ट्री सबसे ऊपर है सर। एक्चुअल में एक फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए? अगर हम फैक्ट्रीज की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, आपके फर्स्ट एड बॉक्स में कोई भी मेडिसिन नहीं होनी चाहिए। कि मेडिसिन होनी ही नहीं चाहिए। मैं फिर से वही वर्ड यूज करूंगा, केयरलेसनेस क्यों यूज की जाती है? पैसे की वजह से, या फिर कि अवेयरनेस ही नहीं है उस चीज की भी, या फिर ऐसा है कि चलते हैं इस चीज से कि टाइम वेस्ट है? जैसे कई बार मैं ट्रेनिंग में होता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं अरे बैठना पड़ेगा यार, ट्रेनिंग है। कोऑर्डिनेटर को बोलते हैं यार मैं चला जाऊंगा लंच के बाद। गुड़गांव में 5 स्टार होटल में मैं ट्रेनिंग दे रहा था लास्ट मंथ। वहाँ पे सिक्योरिटी हेड क्या बोलते हैं, सर ये सब मत बताओ, फर्स्ट एड जिसने मरना है उसने मरना ही है। आर वी सेफ ऑन इंडियन रोड्स? ऐसा मैं सत श्री अकाल आशदीप कनौजिया जी, रूबी मैम, सत श्री अकाल। की हाल चाल ने जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर सेफ्टी नाम बड़ा सोच समझ के रखिਆ लगता है। ਅਕਸਰ ਹੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ गए? सर एक्चुअली मैं जब गुड़गांव में जॉब करता था तो एक बहुत नामी कंपनी थी, जापानीज कंपनी। तो वहाँ पर मैं जैसे सेफ्टी में जब काम करता था लाइक कि, तो मुझे लगता था कि हाँ सेफ्टी इंडिया में बहुत ज़रूरी है। बट ये बात मैं कर रहा हूँ 2013 की, जब और आज में बहुत बड़ा फ़र्क है। लगभग 12 साल हो चुके हैं इस बात को। तो वहाँ पर मैंने ऑब्जर्व किया कि इंडिया में सेफ्टी को लेके लोग किस लेवल पे मतलब चीज़ों को समझते हैं। फिर वहाँ से धीरे धीरे कैरियर में जॉब चेंज करते गए, लेकिन सेफ्टी का कहीं ना कहीं साथ छोड़ा नहीं। फिर मैं एक इंडस्ट्री में गया, सोनीपत में एक इंडस्ट्री ज्वाइन की। वहाँ ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर एक फैक्ट्री को ज्वाइन किया जो 200 लोगों की थी। 200 लोगों को सेफ्टी के बारे में समझाना, जो जिन्होंने कभी सेफ्टी सोची ना हो, बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क था मेरे लिए। और मैं आप मान के चलें, जब मैं उनको शिफ्ट खत्म होने से पहले या मतलब शुरू होने से पहले मैं उनको जब समझाता था व्हाट इज सेफ्टी की इंडक्शन करता था, तो कई लोग मेरी कंप्लेंट भी कर देते थे कि हमें कुछ सेफ्टी वगैरह के बारे में जानना नहीं है, हम अपना जो जैसा पुरानी रीति रिवाज करते आए हैं, फैक्ट्रीज में जैसा करते आए उसको करते रहेंगे। बड़े चैलेंज थे मेरे पास जब मैंने किया, लेकिन मैंने प्रूव कर दिया। तो मेरे चेयरमैन, जो कंपनी के चेयरमैन थे, वो जब सोनीपत आए फैक्ट्री में, उन्होंने माना कि यार इस बंदे ने 1 साल के अंदर पूरे सिनेरियो को चेंज कर दिया। लेकिन बहुत सारे लोग मतलब मेरे को गलत भी समझते थे कि सेफ्टी के बारे में बहुत ज़्यादा समझाता है। लेकिन 1 साल के बाद जब मैंने वहाँ से जॉब छोड़ी, मैंने एक स्टेप आगे लेने की सोची, एक दूसरी इंडस्ट्री की तरफ, तो सब लोगों ने मुझे बोला कि सर आप मत जाओ। जो लोग मेरे को गलत समझते थे सेफ्टी के बारे में जब मैं उनका समझाता था, तो वहाँ से फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ में जाते गए और सेफ्टी के बारे में एज ए ट्रेनर फिर ज्वाइन किया कहीं पे। फिर ज्वाइन करने के बाद पूरा इंडिया ट्रैवल किया, और इंडिया के लोगों ने मुझे, कई इंडस्ट्रीज़ ने, जब मैं जिन लोगों को ट्रेंड करता था उन लोगों की तरफ से आता था कि सर आप जिस लेवल में काम करते हो ना सेफ्टी में, आपको इसको और एक लार्ज लेवल पे, लार्ज स्केल पे लेकर आना चाहिए। तो फिर हमने एक डॉक्टर सेफ्टी की स्टार्ट की। ओके, दैट्स नाइस। अब अगर मैं सेफ्टी की बात करूं, हमें सिखाना क्यों पड़ता है कि आपको सेफ्टी की ज़रूरत है? एक पर्सन, अब यहाँ पर आप आसपास देखोगे बहुत सारी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे लोग एज अ लेबर के तौर पे काम कर रहे होंगे, उसको पता है कि बिल्डिंग से नीचे देख के गिरने के चांसेस हैं, तो उसे केबल के साथ टाई क्यों नहीं करना, उसे वो इंजीनियरिंग कैप या हेलमेट क्यों नहीं लेनी है? उसे खुद को नहीं पता, या फिर अवेयरनेस ही नहीं है? देखिए, पता सबको है सर, लैक ऑफ अवेयरनेस है बस।
जागरूकता की कमी, क्योंकि इंडिया में अब तक जो देखा गया है, हम सबका ह्यूमन नेचर है, जब तक हमारे साथ हादसा नहीं हो जाता ना, तब तक हम उसके ऊपर प्रिवेंशन एक्शन नहीं लेते। जबकि प्रिवेंशन कब लेनी चाहिए? एक्सीडेंट से पहले। लेते कब है? उसके बाद में। कि अब बात वहां जाती है कि यार ऐसा कर लेते तो ठीक हो जाता। तो इंडिया में प्रॉब्लम कोई नहीं है, सिर्फ लैक ऑफ अवेयरनेस है बस। जिसको कोई दूसरा ट्रेनर आपको मतलब समझा रहा है, जबकि ये चीज तो हमारी खुद की है। जैसा आपने अभी बोला कि मैं हाइट से, बिल्कुल उसको पता होना चाहिए कि मैं हाइट से अगर देखूंगा तो गिर जाऊंगा, मुझे हार्नेस पहननी जरूरी है, मुझे सेफ्टी हेलमेट पहनना जरूरी है, बट उसके लिए भी आपको उसको बताना पड़ रहा है। सो जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जब जिस तरीके से बनती है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स, कुछ लीगल गाइडलाइंस होंगी कि हाँ जी किस तरीके से आपने काम करना है, तो उसके ऑडिट के लिए किस तरीके के लोग आते हैं, क्या वो चेक नहीं करते? देखिए सर, इसमें दो चीजें हैं। वो बिल्कुल चेक करते हैं, वो बिल्कुल अपनी जॉब को मतलब अच्छे तरीके से निभाते हैं। लेकिन कई बारी क्या होता है कि जब हमारे पास ऑडिट्स रहती हैं, तो हम चीज़ों को बहुत अलग लेवल पे देखते हैं। और ऑडिट्स चली गई, ऑडिट्स कंप्लीट हो गई, एंड हमारा डेली रूटीन का काम स्टार्ट हो गया। समटाइम्स देखिए जाने अनजाने में उसमें कहीं ना कहीं बाईपास हो जाता है, एंड वही अनसेफ एक्ट का पार्ट बन जाता है। कोई नहीं चाहता सर, इंडस्ट्री में कोई नहीं चाहता कि वो अनसेफ एक्ट करे, और कोई चाहेगा भी नहीं। लेकिन अनसेफ एक्ट बिना बताए भी हो जाते हो। कई बारी आपको पता होता है कि ऐसा करने से गलती होगी, लेकिन आप कहते हो कि मैं तो ऐसे 10 साल से करता आ रहा हूँ, तो आप उस कॉन्फिडेंस में उसको कर देते हो। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। सब अथॉरिटीज अपना अच्छे से काम करती हैं, बट लैक ऑफ अवेयरनेस कहीं ना कहीं पार्ट है इसका दोबारा से। सो करंटली आप किस किस फील्ड में जो अपनी सर्विसेज हैं प्रोवाइड कर रहे हैं? अभी हमारे पास 10 to 15 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स हैं जो भी हम डिलीवर करते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन जो चल रही है उनकी कंपनीज में हम ट्रेनिंग देते हैं। उसमें 3 to 4 तरह की ट्रेनिंग्स लाइक वर्क हाइट एंड कन्फाइंड स्पेस और स्कैफोल्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ट्रेनिंग्स जो हम प्रोवाइड करते हैं कॉर्पोरेट्स में। और फर्स्ट एड, फायर, डिफेंसिव ड्राइविंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स रहती है हमारे पास, हैवी मोटर व्हीकल एंड LMV। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ट्रेनिंग्स है जो कि हम कॉर्पोरेट्स में, होटल्स में, मतलब अलग अलग तरह के स्कूल्स में, तो हम हर फील्ड में ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं आज की डेट में। ओके। और अभी तक आपने अलग अलग फील्ड में ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, सबसे आपको जो केयरलेस इंडस्ट्री लगी वो कौन सी थी, सर जिसमें आपको सबसे कम सेफ्टी मिली? चलो थोड़ा पॉजिटिवली बोलो इस चीज को। नहीं, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि केयरलेस वर्ड जो है वो बड़ा इररिस्पॉन्सिबल वर्ड होता है। तो वी डोंट वांट टू लाइक, हम ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। केयरलेसनेस नहीं कह सकते सर उसको, कहीं ना कहीं मतलब बाईपास हो रहा है थोड़ा बहुत। वो बाईपास, अगर आप इंडस्ट्रीज की बात करो तो हम कह सकते हैं कि एक इंडस्ट्री है जो उसके ऊपर अभी वर्कआउट नहीं हो पा रहा है उस लेवल पे। लाइक टेक्सटाइल में अभी उस लेवल पे अवेयरनेस नहीं आई है। और टेक्सटाइल में हमें किस टाइप की सेफ्टी चाहिए होती है? टेक्सटाइल में सर बहुत सारी सेफ्टीज हैं। टेक्सटाइल में आप फायर भी करा सकते हो, फायर तो सबसे ज्यादा जरूरी है। फायर की ट्रेनिंग, फायर सेफ्टी, फर्स्ट एड होनी चाहिए टेक्सटाइल में, डिजास्टर मैनेजमेंट होना चाहिए। अर्थक्वेक आ सकता है, मिलिटेंट अटैक्स भी कहीं भी हो सकता है, लाइक रॉयट्स हो सकते हैं। टेक्सटाइल में हमें डाइट एंड न्यूट्रिशन के ऊपर काम करना चाहिए। हेल्थ मतलब जब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तभी तो आप टेक्सटाइल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज में एक अलग लेवल पे आप ग्रो कर पाते हैं। तो थोड़ा सा वहां पर एक मतलब मैं कह सकता हूँ कि कमी है थोड़ी सी, अभी उसको रिमूव कर रहे हैं वो भी, क्योंकि धीरे धीरे सेफ्टी कभी इस लेवल पे इंडिया में आ रही है कि लोग रिमूव कर रहे हैं। एंड टोटली ऑपोजिट, आपने बेस्ट ऐसी कौन सी इंडस्ट्री देखी जिसमें आपको कम जरूरत पड़ी और अवेयरनेस ऑलरेडी हाँ, बहुत ज्यादा था? ऐसी इंडस्ट्रीज तो बहुत सारी है सर। फार्मा इंडस्ट्रीज सबसे ऊपर है सर इसमें। ओके। फार्मा इंडस्ट्री सेफ्टी के मामले में बिल्कुल भी बाईपास नहीं करती है। यस, आप कह सकते हो कोई एक ब्रांड का नाम अगर हम ले तो वो अकॉर्डिंग टू अस वो बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे हैं। इंडिया के टॉप फार्मास के साथ हम लोग काम करते हैं, जो टॉप फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं। बट उसमें एक जो मैडम ने भी बताया कि ब्रांड का नेम, तो वो भी एक अलग क्लास इंडिया में रखती है। इवन नॉट इन इंडिया, अब्रॉड ऑल्सो। ओके। सो करंटली आपकी टीम में टोटल कितनी टीम्स हैं आगे या फिर पर्सन्स हैं जो आपके डिपार्टमेंट में काम करते हैं? देखिए हमारे पास एडमिन का जो पार्ट है हमारा, वो लगभग
20-22 20 to 25 लोगों का है, लगभग 20 से 25 लोगों का। जो ट्रेनर्स हैं, वी हैव अक्रॉस द इंडिया ट्रेनर्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग रीजन्स में हमारे पास ट्रेनर, जैसे साउथ की टीम मैडम संभालती है, जो साउथ के ट्रेनर्स हैं मैडम हैंडल करती हैं। मेरे पास नॉर्थ इंडिया के या फिर वेस्ट के जो ट्रेनर्स हैं वो मेरे को रिपोर्ट करते हैं। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग ट्रेनर्स हैं जो हमारे लिए मतलब हमारे साथ हमारे पैनल पे काम करते हैं। इसकी अगर स्ट्रेंथ मान के चलूँ तो लगभग अप टू 100 हाँ, जो ट्रेनर्स हमारे साथ काम करते हैं, इवन ऑडिटर ऑल्सो। जी, आपने फर्स्ट एड के बारे में कहा। एक्चुअल में एक फर्स्ट एड किट में क्या-क्या होना चाहिए? देखिए, फर्स्ट एड किट में अगर हम अलग अलग इंडस्ट्रीज की बात करें, अगर हम फैक्ट्रीज की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, एज पर द फैक्ट्री एक्ट आपके फर्स्ट एड बॉक्स में कोई भी मेडिसिन नहीं होनी चाहिए। ओके, मेडिसिन होनी ही नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये पता लगेगा, क्योंकि अभी 2 दिन पहले मैं एक इंडस्ट्री में गया था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। वहां पर उनके फर्स्ट एड बॉक्स में पैरासिटामोल, डोलो, इस तरीके की टैबलेट्स थी। जबकि फैक्ट्री एक्ट बोलता है कोई भी टैबलेट आपको नहीं रखनी, उसमें आप गॉच पैड रख सकते हो। मेडिसिन जो सिर्फ कंज्यूमेबल की बात कर रहे हो? हाँ, कंज्यूमेबल कोई भी मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक ऑथराइज्ड पर्सन को, जो डॉक्टर होते हैं। ठीक है। इवन हम घर में भी गलत काम करते हैं, हम ओटीसी टैबलेट लेते हैं ओवर द काउंटर, ये डोलो, पैरासिटामोल, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर ही इज ऑथराइज ना, वी आर नॉट। तो इसीलिए हम भी यही लोगों को समझाते हैं कि आपके अगर फर्स्ट एड बॉक्स में, घर में भी इवन आपको अगर घर में भी कोई सामान रखना है फर्स्ट एड बॉक्स में, आप गॉच पैड रखिए। गॉच पैड मतलब कोई भी एक कपड़ा, या फिर आप मार्केट से फार्मा शॉप से जाके गॉच पैड मिलते हैं जख्म पे रखने के लिए, खून रोकने के लिए, जख्म को हील करने के लिए। दूसरा, आप रोलर बैंडेज रख सकते हो, लाइक सफेद पट्टी, वो रख सकते हो। उसके भी 3 साइज रखो आप, 2 इंची, 4 इंची और 6 इंची। मतलब 2 इंची छोटे कट्स के लिए, 4 इंची आपका रिस्ट वगैरह के लिए, और 6 इंची आपका हेड और आपका हिप और नीज के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके फर्स्ट एड बॉक्स में फोल्डेबल सीजर होना चाहिए, सीधा सीजर नहीं। ये भी सेफ्टी का सर स्टैंडर्ड है। ओके। फोल्डेबल सीजर क्यों? अब आप तो ट्रेंड है, आपको ही अगर कुछ हो गया, आपके घर में जो भी, अगर बच्चे को बोला, अपनी वाइफ को बोला कि फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, एंड वो पैनिक हो गए, उन्होंने घबराहट में फर्स्ट एड बॉक्स खोला और कैंची सीधी थी, तो वो लग सकती है। इसीलिए अगर फोल्डेबल सीजर होगी तो वो सेफ जोन का पार्ट है। उसके अलावा आपके पास होना चाहिए आपका आइस जेल पैक। अगर आप फैक्ट्री में रख रहे हो, अगर आप घर में हो तो आइस जेल पैक की जरूरत नहीं है। आपके घरों में स्प्लिंट होना चाहिए, फटियां छोटी छोटी, अगर हड्डी टूट जाए तो उस पर लगाने के काम आती है। और सबसे बढ़िया चीज, आपके घर के फर्स्ट एड बॉक्स में और फैक्ट्री में भी एक कपड़ा होता है जिसके बारे में आप सब जानते हो। आपने देखा बचपन में छोटा एक लंगोट होता है बच्चों का जी। वो लंगोट को आज की डेट में टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं ट्रायंगुलर बैंडेज। ओके। वो फर्स्ट एड में यूज होता है सर। फ्रैक्चर में, हेड पे वुंड हो गया, कोई भी चोट लग रही है, इवन किसी ने सरिया डाल दिया पेट में, तो रिंग पैड बनाने का काम आएगा। उसका साइज लगभग 1.25 मीटर का स्क्वायर कपड़ा लो, उसको बीच में से काट लो, तो वो आपको यूज हो जाएगा एज ए ट्रायंगुलर। ठीक है। तो ऐसी चीजें आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए, ना कि कोई आप जो रखते हैं टैबलेट्स, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं। एंड आपके पास डिटोल होना चाहिए जख्म को साफ करने के लिए। कोई भी ऐसी चीज ना हो, इवन बीटाडीन भी नहीं होनी चाहिए। आप जख्म को रोको, खून को रोको, एंड ट्रांसपोर्ट टू द हॉस्पिटल। बट वो तो कंपनियां प्रोवाइड कर रही हैं व्हीकल्स में बीटाडीन। सर बिल्कुल दे रही हैं, बिल्कुल दे रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप उसके लिए एक्चुअल ऑथराइज नहीं हो सर। आप देखिए, मेरे कोई वुंड हुआ, मैंने बीटाडीन लगाई, बिल्कुल कंपनी ने आपकी केयर करने के लिए दी थी। आप घर पर ही उसके डॉक्टर बन गए और आपने 2 दिन उसमें पानी वानी लग गया जख्म पे, फिर आपने घर में ही साफ कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर आप बीटाडीन लगा रहे हैं। अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं? अगर उसमें पास फर्मेंटेशन हो गई, हु इज रिस्पॉन्सिबल? बट फर्स्ट एड किट इज फॉर द फर्स्ट केयर ना, उसके बाद तो हॉस्पिटल जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर लोगों को क्या लगता है कि घर पर ही सब कुछ करते रहें। अभी भी कितने लोग ये वीडियो को देख रहे होंगे, कई बारी तो ऐसा भी होता है सर कि 3-3 4-4 दिन लोग बुखार में घर के नियर बाय डॉक्टर से दवाई लेते रहते हैं, सीबीसी कराते ही नहीं अपना। जी। जबकि 3 दिन के बुखार के बाद तो आपको सीबीसी कराओ, कि जाके अपना ब्लड टेस्ट कराओ, पूरा पता लग जाएगा आपको कितनी क्या प्रॉब्लम है, बॉडी में कितना इन्फ्लेशन है, आप सीआरपी टेस्ट कराओ। लेकिन यहाँ पर अवेयरनेस की कमी है सिर्फ, और उसी के लिए वी आर विद यू। ओके, अगर इंडस्ट्रीज में थोड़ा वापस चलें कि सेफ्टी को लेके इतनी मैं फिर से वही वर्ड यूज़ करूँगा, केयरलेसनेस क्यों यूज़ की जाती है? पैसे की वजह से, ठीक है, या फिर कि अवेयरनेस ही नहीं है उस चीज़ की भी, या फिर ऐसा है कि चलते हैं इस चीज़ से कि टाइम वेस्ट है? नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं सर। आपने बोला कि पैसे की वजह से, आपने बोला कि चलता है, कैजुअल बिहेव है बड़ा। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते कि पैसे की वजह से।
कोई भी इंडस्ट्री है, वो सब पैसा अच्छा लगाती हैं अपने अपने वर्कर्स के ऊपर, अपने वर्कर के वेलफेयर के ऊपर। ये भी एक वेलफेयर का ही काम है ना, उनको ट्रेंड करना। बट कहीं ना कहीं जो वर्कर्स की तरफ से भी इस चीज़ों को उस लेवल पे नहीं लिया जाता। जैसे कई बारी मैं ट्रेनिंग में होता हूँ, तो कुछ लोग बोलते हैं अरे बैठना पड़ेगा यार, ट्रेनिंग है। कोऑर्डिनेटर को बोलते हैं यार मैं चला जाऊंगा लंच के बाद। अब कोऑर्डिनेटर एक अच्छा खासा कंपनी का अच्छा खासा पैसा पे कर रही है हमें, एक एक दिन का 50-50 हज़ार भी हम पे करते, हमें चार्ज करते हैं। अब हम आपको बुलाया कंपनी ने फर्स्ट एड की ट्रेनिंग के लिए या फायर की ट्रेनिंग या जो भी ट्रेनिंग है सेफ्टी से रिलेटेड, आप बोल रहे मैं लंच के बाद चला जाऊंगा, मेरे को ऑफिस मेरे को काम है। तो अल्टीमेटली इसमें एम्प्लॉयर की कोई गलती नहीं है। जी। कंपनी एक अच्छा बिहेव आपके सामने दिखा रही है, आपको एक अच्छी पार्टिसिपेशन का पार्ट बना रही है, बट कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस हमारी तरफ से ये कि मैं क्या करूंगा सेफ्टी लेके फर्स्ट एड के। जिस कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं, मैं एक 5 स्टार होटल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, गुड़गांव में एक 5 स्टार होटल में मैं ट्रेनिंग दे रहा था लास्ट मंथ। वहां पे सिक्योरिटी हेड क्या बोलते हैं, सर ये सब मत बताओ फर्स्ट एड, जिसने मरना है उसने मरना ही है। अब आप क्या समझते हैं इससे? सो मेन चीज़ एक यही अब लोगों के माइंड में भी यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है, आप लोग अच्छा खासा पैसा चार्ज करते हैं। एक बिल्डर जिसने बिल्डिंग बनानी है, जो एम्प्लॉयर जैसे आपने कहा, वो ऑलवेज़ हर चीज़ की जगह प्रॉफिटेबल, आज के टाइम पे जो देखा जाए प्रॉफिट देखा जाता है। होंगी कुछ कंपनीज़ जो अच्छा खासा स्पेंड करती हैं वेलफेयर के लिए, बट मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि वो प्रॉफिट की तरफ जाते हैं कि कहाँ से बच सकता है। हाँ तो अगर उनको लगता है कि हाँ जी, कुछ पैसे दे के हम नॉर्मली बस वो पेपर साइन करके ऑडिट निकलवा सकते हैं, तो इस चीज़ की क्या ही ज़रूरत है? नहीं, देखिए इसमें ना 2 चीज़ें हैं सर। आपने बोला कि पैसे दे के ऑडिट निकलवा सकते हैं। कुछ लोग करते भी होंगे, मैं नहीं जानता, और मे बी आप भी नहीं जानते होंगे, और मे बी कोई नहीं भी करता होगा, ऐसा भी है। लेकिन अल्टीमेटली जो आज तक मैंने नोटिस किया, अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन फील्ड में जितने भी अच्छा मतलब ब्रांड्स हैं, आप एल&टी कंस्ट्रक्शन ले लो या और भी बड़े ब्रांड्स हैं, ये सब लोग एक अच्छा खासा सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा खासा इनिशिएटिव लेते हैं। ये सब लोग बहुत अच्छा खासा वेलफेयर के लिए अमाउंट मतलब इन्वेस्ट करते हैं फॉर द एम्प्लॉयज। तो ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री में आज की डेट में एक अच्छा खासा मतलब इन्वेस्टमेंट हो रहा है सेफ्टी के लिए भी, बट बाईपास जहां हो रहा है वो उसी लेवल पे हो रहा है। मैं अगेन बोलूंगा कि वो नीचे वाले लेवल पे हो रहा है, वो लोग उस चीज को सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो अब आप एक ही देखिए ना, अगर मैंने कोई ट्रेनिंग कंडक्ट कराई एंड आप नहीं आए और मैं एक अच्छा खासा पे कर रहा हूँ, तो मैं नेक्स्ट टाइम आपका पार्टिसिपेशन रखूंगा ही नहीं, फिर मैं दूसरे पार्टिसिपेंट को एनरोल करूंगा ना। तो फिर वहां पर दिक्कत आ गई, नहीं हमारी कंपनी तो सेफ्टी करती ही नहीं। एम्प्लॉयर चाहता है, एम्प्लॉयर करता भी है, बट आपकी तरफ से कितना इनिशिएटिव आता है ये डिपेंड करता है। तो क्या एम्प्लॉयर उस टीम को फिर निकाल नहीं सकता, क्योंकि अल्टीमेटली उसी के ऊपर आएंगी बातें। जैसे अभी मैंने कंस्ट्रक्शन की बात करी थी, यहाँ ऑलमोस्ट अगर हम मान लेते हैं कि हर एक बिल्डिंग वाले ने सेफ्टी ट्रेनिंग करवाई होगी, बट लेबर में मुझे लगता है मोर देन 50% लोग ऐसे होंगे जो बिना हेलमेट के घूम रहे होंगे। हाँ बिल्कुल है सर। देन वो चेंज क्यों नहीं कर रहे? वहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट रूल्स या कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा कहीं ना कहीं इंडिया में ना एक बहुत अच्छा है, इंडिया में एम्प्लॉयर जो है ना आज की डेट में वो एम्प्लॉयमेंट देने में विश्वास रखता है, लेकिन वो साथ साथ में उसको ट्रेंड भी करता रहता है। एक हमारी इंडस्ट्री में एक लैंग्वेज यूज होती है टीबीटी, टूल बॉक्स टॉक। हर रोज उनको ट्रेंड किया जाता है एक टॉपिक के ऊपर। वो पूरा ट्राई कर रहा है एम्प्लॉयर कि आप आज समझ जाओ, आप कल समझ जाओ, आप नेक्स्ट डे समझ जाओ। लेकिन उस व्यक्ति को भी समझना चाहिए जो वर्कर है कि जिस दिन उसके साथ हादसा हो गया वो दोबारा लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी, लाइफ एक ही बार मिल रही है। एम्प्लॉयर कभी नहीं इस तरीके से करता कि आपने सेफ्टी में बाईपास किया, जब तक बड़ा ब्लंडर ना हो जाए एम्प्लॉयर बार बार वार्निंग देके आपको समझाता रहता है। एम्प्लॉयर में कोई कमी नहीं होती इस चीज के अंदर। आर वी सेफ ऑन इंडियन रोड्स? ऐसा मैं थोड़ा थोड़ा कह सकता हूँ, क्योंकि अभी वर्कआउट हो रहा है। गडकरी साहब का थैंक यू, जो इतने रोड्स बना रहे हैं, इतने अच्छे रोड बना रहे हैं, इतने सेफ रोड बना रहे हैं। मैं अभी दिल्ली कटरा हाईवे पे भी ड्राइव करता हूँ, बहुत अच्छा रोड है। मैं 152D पे भी ड्राइव करता हूँ, बहुत अच्छा रोड है। मैं मुंबई में एक नया सी के ऊपर भी ब्रिज बनाया है, कुर्ला से इस तरफ को जोड़ता है, मैं उसके ऊपर भी ड्राइव करता हूँ। तो मैंने देखा कि नहीं ये रोड सेफ हैं, बट रोड सेफ नहीं है, जो लोग हैं ना वो उसको अनसेफ बना रहे हैं। लोगों ने बोला कि रोड सेफ नहीं है, रोड सेफ है। बहुत सारे लोग रोड सेफ भी हैं। अब आप देखो जितने भी एक्सप्रेस वेज हैं इस पे 120 की स्पीड है। अब आप 120 की स्पीड को भी आप सोच रहे हो कि 120 गवर्नमेंट ने दिया, आप उसको 140 पे चला रहे हो, तो वो भी गलत है सर। लोगों की लैक ऑफ अवेयरनेस है सर। रोड अनसेफ कहाँ है मैं वो भी बताता हूँ। कई स्टेट हाईवेज ऐसे हैं जो सिंगल हैं, कई नेशनल हाईवे भी ऐसे हैं जिसके बीच में डिवाइडर के ऊपर वो जो हरी हरी झाड़ियां लगी होती है ना,
वो रात को तो आपको हेल्प कर सकती है क्योंकि उस तरफ से लाइट नहीं पड़ती, बट दिन में उसके बीच में से स्ट्रे एनिमल आ जाता है। अब स्ट्रे एनिमल गवर्नमेंट का तो है नहीं, वो किसी ना किसी लोकल पर्सन का है, उसने दूध निकाला और उसको रोड पे छोड़ दिया। लेकिन गलती किसकी आ गई, भाई वो फलाना रोड खराब है, उस रोड पे गायें बहुत आती हैं, उस रोड पे पशु बहुत आते हैं, जबकि प्रॉब्लम कहाँ है सर, दूसरे तरीके। लेकिन हमने चीजों को कौन सा ले लिया, रोड खराब है भाई, चंडीगढ़ से मोहाली के बीच में रोड बड़े एक्सीडेंट होते हैं, दिक्कत है, क्यों? अब आपको पता है कि भैया मैं रोड पर निकल रहा हूँ, जंक्शन पे आया, मेरे को गाड़ी को स्लो करना है, नहीं कर रहे हो, तो आप अल्टीमेटली लैक ऑफ अवेयरनेस लोगों में है सर। आप किसी को कह नहीं सकते कि इंडस्ट्री गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी आज की डेट में आपको मैं बताता हूँ फ्यूचर प्लान क्या है गवर्नमेंट का फ्यूचर प्लान ये है कि आने वाले टाइम में ऐसे रोड के स्ट्रेच बनेंगे जैसा एनवायरनमेंट उस जगह में रहता है। बिहार में 2 बार न्यूली बनता हुआ पुल गिर गया। हाँ बिल्कुल गिर हाउ गया। वी कैन से कि रोड सेफ और गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है? देखिए सर, गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, गवर्नमेंट ने आपको टेंडर दिया। ऑडिट भी तो गवर्नमेंट करती है। हाँ बिल्कुल करती है सर, गवर्नमेंट ने आपको टेंडर दिया या किसी को टेंडर दिया एंड उसके बाद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो मॉनिटरिंग करने वाली एजेंसीज हैं या फिर आप कह लो कि जो ऑडिटर्स हैं मॉनिटरिंग करने वाले, कहीं ना कहीं उन लोगों में प्रॉब्लम है सर। सो दे आर नॉट गवर्नमेंट ना, उस गवर्नमेंट ऑथराइज भी हो सकते हैं, जी। गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी एजेंसी भी हो सकती है, लोगों में प्रॉब्लम है सर। अथॉरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अथॉरिटी तो नॉर्थ जो है या फिर और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट्स काम करते हैं इंडिया में रोड से रिलेटेड या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में, वो सब लोग चाहते हैं कि एक डेवलपमेंट हो उस फील्ड में। लेकिन हम जो नीचे वाले लोग हैं, जैसे मैं भी अगर गवर्नमेंट का ऑथराइज पर्सन होता तो अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो अच्छा काम हो रहा है, अगर मैं ही गलत काम कर रहा हूँ तो वो गलत काम हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है ना, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की ले ली। Exactly. लोगों ने रिस्पॉन्सिबल किसको बोला, गवर्नमेंट को, जबकि वो बीच वाला बंदा जो गलत काम कर गया उसका कोई उसका कोई ब्यौरा नहीं रहा, उसका कोई डिटेल ही नहीं। आपने एग्जांपल बहुत अच्छा दिया है, खट्टा मीठा मूवी में इसके बारे में दिखाया गया है। अगर आप देखेंगे तो वो यही है कि अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जो बीच वाले लोग थे वो सारा काम खराब कर गए। तो So यहाँ they are प्रॉब्लम, also the part of government actually. हाँ यू कैन से। आपका सेफ्टी का प्रोसीजर प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप क्या रहता है? हमारे पास सर टीम है सेफ्टी की, मतलब कि जो सेल्स के लिए अप्रोच करते हैं, कंपनीज में कॉल्स करते हैं, अलग अलग मतलब लोकेशंस पर हैं, दिल्ली में है, देहरादून में है। अभी बेसिकली जो हमारा ऑफिस है वो अंबाला में ही है और वहाँ पे सीटिंग जॉब है हमारे एम्प्लॉयज़ की, और वहाँ पे 5-10 अभी हमारे पास टीम मेंबर्स हैं जो वर्क करते हैं। तो उनका बेसिकली कॉल्स रहती है, वो वहाँ पर फील्ड विजिट भी करते हैं हमारी उसी लोकेशन से। एंड हमारे पास बद्दी में टीम है जो कि बॉयज़ और गर्ल्स के, जो कि अपने वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वो अपने लोकेशन से ही मतलब अपने बद्दी के जो नियर बाय इंडस्ट्रियल एरिया हैं वो सारा कवर करते हैं वहाँ पर फील्ड विजिट से। वहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो वहाँ पर विजिट करते हैं, फेस टू फेस मीटिंग करते हैं। और अदर अदर लोकेशंस पे लाइक हरिद्वार, अदर लोकेशंस पे जितनी भी हमारे पास टीम है वो वर्क करती है। एंड जो बेसिकली ऑफिस है वो हमारा चंडीगढ़ एंड अंबाला में है, जहाँ पर हमारी सीटिंग जॉब है। एंड वहाँ से ही गर्ल्स जॉब मतलब कॉल्स करती हैं होटल्स एंड कॉर्पोरेट्स में। जी। सो व्हेन यू रीच टू एन इंडस्ट्री, जो ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਕੋलॉजिकली ਕਿੱਦਾਂ ट्रेनिंग ਦਿੰਦੇ हो? एक्चुअली उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ट्रेनिंग, एक्चुअली वो फर्स्ट विजिट है। जैसा मैडम ने बताया कि विजिट करते हैं, फर्स्टली तो हम उनको बताते हैं कि हु वी आर एंड हम करते क्या हैं। एंड हमने उनको इंट्रो दिया कंपनी का कि इंडस्ट्रीज में डॉक्टर सेफ्टी इंडस्ट्रीज में एक बहुत अच्छा नाम है जो इस तरीके के सेशंस करवाता है रिलेटेड टू सेफ्टी। एंड हमारी जो कोर एक्सपर्टीज है वो भी सिर्फ सेफ्टी में है। एंड हम उनको बताते हैं कि आपको क्यों ज़रूरत है ट्रेनिंग्स की, क्या आपको इससे फ़ायदा मिलेगा इंडस्ट्रीज में, डॉक्टर सेफ्टी से ट्रेनिंग कराने में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर उसको मतलब इस चीज़ों को समझ आता है कि हाँ ये चीज़ें हमारे लिए एग्जिस्ट करती हैं, हमारी लाइफ में ऑलरेडी करती भी हैं इंडस्ट्रीज में, देन हम लोग उसका प्लान करते हैं कि आपके यहाँ कौन सा सेशन करना चाहिए, लाइक फायर, फर्स्ट एड, रोड सेफ्टी, अकॉर्डिंग टू द नीड की उनको कौन सा प्रोग्राम कंडक्ट कराना है। देन आफ्टर दैट हमारी जो ट्रेनर्स की फैकल्टीज की जो टीम है वो विजिट करती है इंडस्ट्रीज में। एंड वो थियोरेटिकल पार्ट लगभग 20%, 80% प्रैक्टिकल पार्ट करती है इंडस्ट्रीज में, जो हमारी यूएसपी है। आपने कहा कि जब तक हमारे साथ कोई बहुत बड़ा हादसा ना हो जाए, हमारे लोगों में वो अवेयरनेस आती नहीं है, हम उस चीज़ के बारे में सोचते नहीं है। आप अपनी लाइफ के बारे में शेयर करना चाहेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरी
लाइफ में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट रिकॉर्ड हुआ था जो मेरी लाइफ में हमेशा रिकॉल करता रहता है एवरी डे। इन मतलब आप कह सकते हैं कि हर एक मिनट मेरे वो रिकॉल करता रहता है। वो लाइफ का पार्ट 13 अगस्त, कल का दिन निकल के गया है वो 13 अगस्त 2006। मैं, मेरी मदर, मेरे फादर साहब, मेरी 2 सिस्टर्स, मेरी कजन सिस्टर, हम सब एक शाहबाद, एक जगह है अम्बाला से, शाहबाद मारकंडा भगवान जी का मंदिर है। हम लोग वहाँ ट्रैवल कर रहे थे एंड जो एक टी जंक्शन आता है, एक ट्रक उस तरफ से दिल्ली की तरफ से आता है एंड एक विलेज में एंटर करता है। हमारे ड्राइवर को पता नहीं क्या समझ आता है कि वो गाड़ी से कूद जाता है। ये रियल स्टोरी है। वो गाड़ी से कूद गया, कूदने के बाद गाड़ी पूरी घूम गई। तो हम जब एक तरफ में जो लोग बैठे थे, मैं, मेरी मदर, मेरे फादर साहब, वो सब उस ट्रक में जाके लगते हैं। सिस्टर्स मेरी पूरी सेफ, क्योंकि उनकी साइड नहीं लगी, हमारी पूरी साइड लगी, जिसमें मेरी मदर की डेथ हो जाती है और फादर साहब के रिब्स टूट जाते हैं सारे। मेरा पूरा जबड़ा टूट जाता है, मेरा पूरा फोरहेड, मेरा पूरे दोनों शोल्डर, फादर साहब का शोल्डर टूट जाता है एंड हम लोग एक लगभग 1 से 1.5 घंटा मेरी मदर के लिए और मेरे लिए रोड पर मेरी सिस्टर्स लोग गाड़ियों को रोक रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा है। जब तक वो सिविल हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं मेरी मदर को, वहां से 32 रेफर कर दिया जाता है एंड आफ्टर दैट मिड ऑफ द चंडीगढ़ टू अंबाला, मिड ऑफ द वे उनकी डेथ हो जाती है। एंड मुझे अगले दिन भी मुझे नहीं पता होता कि मेरी मदर नहीं है लाइफ में, क्योंकि क्रिमेशन ही मैंने नहीं किया। मैं और मेरे फादर साहब हॉस्पिटल में थे, हमारे जो चाचू हैं वो क्रिमेशन में बैठे पूरा। तो वो लाइफ का जो इंसिडेंट था वो कभी नहीं भूलता। तो जब हम मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ या मैं अपने टीम मेंबर्स को भी बोलता हूँ, जब आप ट्रेनिंग देते हो, आप सोचा करो कि जो सामने पार्टिसिपेंट बैठे हैं ना, वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं। आप पार्टिसिपेंट की तरह ट्रेनिंग दोगे तो वो आप सिर्फ अपना काम करोगे। जब आप सामने वालों को फैमिली मेंबर समझोगे ना, आप उनको एक से ज्यादा 10 चीजें एक्स्ट्रा समझाओगे कि क्यों सेफ्टी जरूरी है। तो ये मेरी लाइफ का पार्ट था। मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने तो क्रिमेशन भी नहीं किया अपनी मदर का। आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। एंड आज मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि जो लोग हेलमेट ही पुलिस वाले को देख के पहनते हैं, सीट बेल्ट ही पुलिस इस वजह से लगाते हैं कि चालान ना हो जाए, उन लोगों को ये सेफ्टी का मतलब सीखने में कितना टाइम लग जाएगा? देखिए, इसके लिए कोई टाइम नहीं है सर। लगता है कि हाँ जी, इंडिया उस सेफ्टी की जोन अवेयरनेस की तरफ जाएगा? इंडिया में कई सिटीज ऐसी हैं, मैं पूरा इंडिया ट्रैवल करता हूँ। मैं इंदौर सिटी की बात करता हूँ। इंदौर बहुत साफ सुथरा शहर है, इंडिया का नंबर 1 शहर है। लेकिन अगर आप रोड सेफ्टी की बात करो तो बहुत पीछे है अभी। मैं चंडीगढ़ की बात करता हूँ, चंडीगढ़ बहुत अच्छा है हमारा, सेफ्टी के मामले में बहुत अच्छा है। मतलब रोड सेफ्टी अपने चंडीगढ़ में बहुत अच्छे तरीके से होती है कंपैरिजन टू अदर सिटीज। इवन आप बात करो बॉम्बे की, बॉम्बे में कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर हेलमेट नाम की कोई चीज नहीं है। बॉम्बे में भी कई एरियाज ऐसे हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि टाइम लगेगा। वो टाइम सिर्फ या तो उसको सेल्फ समझ आ जाए कि विल पावर बोल दे कि आपको हेलमेट पहनना है फॉर योर फैमिली, नॉट फॉर यू, या फिर उस दिन समझ आएगी या किसी दिन कोई हादसा रिकॉर्ड होगा। क्योंकि हम सब लोग हादसा देखने के बाद ना बहुत ऐसा कहते हैं कि नहीं अब नहीं करेंगे, 2 दिन बाद सब भूल जाते हैं सर। अच्छा, एक बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है कि अगर हमारी स्पीड लिमिट इतनी है तो गाड़ियों की स्पीड वहां तक क्यों नहीं रोक दी जाती? हाँ हाँ हाँ, यानी आप बोल रहे हैं कि अगर गाड़ी की स्पीड 140 है, मैं समझ गया, और हमें 80 की स्पीड बोली कि तो मीटर में 140 क्यों है? बिल्कुल करेक्ट है। एक्चुअली आज की डेट में ऐसा था पहले, उसके ऊपर गडकरी साहब ने बहुत अच्छा वर्कआउट किया। जितने एक्सप्रेस वे बने हैं ना सर, वो 120 पे हैं। आप मान के चले आने वाले टाइम में ऐसे भी रोड बनेंगे जहां पर 140 होगा। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट भी काम कर रही है, बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है। लेकिन आपने बोला कि 140 है, सर बिल्कुल है। आप क्या समझते हैं कि 80 जो स्पीड है वो आपको दे दी गई। आप अंबाला से चंडीगढ़ के बीच में 80 का लोगो लगा है कि होर्डिंग लगी 80 पे चलना है। अगर उसके बीच में स्कूल आता है तो ये तो कॉमन सेंस है कि आपको स्पीड को कम करना है। अब आप क्या बोल रहे हैं, नहीं गवर्नमेंट ने 80 की स्पीड लगाई है, मैं तो 80 पे रहूंगा। तो वहां पर गवर्नमेंट की गलती नहीं है सर, वहां पे हमारी लैक ऑफ अवेयरनेस और कॉमन सेंस की बात है। अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करने के आगे स्पीड स्लो करनी है। वो ये नहीं कह सकते आपकी गवर्नमेंट, अब आप गवर्नमेंट 80 रख देगी लेकिन आज की डेट में तो रोड ऐसे बन रहे हैं, सेफ भी हैं और स्पीड भी है। तो दोनों चीजें सर। एम्बुलेंस को जल्दी पहुंचना होता है। एम्बुलेंस के लिए आप देखिए रोड खाली लोग छोड़ते नहीं है, तो वहां पर भी किसकी गलती है? हम बोलते हैं तो 80 पे चल रहा था, एम्बुलेंस ने पीछे से ठोक दिया। नो सर, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉमन पीपल की गलती, जो रोड सेफ्टी को नहीं समझ पा रहा। अच्छा, अभी तक का सबसे आपकी लाइफ का मोमेंट रहा होगा जिसमें आपने ट्रेनिंग दी और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट, कोई कॉम्प्लीमेंट, कोई फीडबैक अगर आप शेयर कर पाए?
कहीं भी आपको लगा हो कि हाँ जी, मुझे बहुत मज़ा आया कि वाक़ई में यहाँ अवेयरनेस है? नहीं सर, मुझे तो डेली मज़ा आता है, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो मुझे डेली मज़ा आता है। मुझे मज़ा ज़्यादा वहाँ आता है जहाँ पर लोगों को पहले कुछ और मिथ समझाए जो गए होते हैं, और वहाँ पर जाके मैं उनको मिथ ब्रेक कर देता हूँ। वो बता दीजिए अगर कोई ऐसी मिथ हो। हाँ, बहुत सारे हैं सर, जैसे मैं परसों की ट्रेनिंग थी मेरी, इधर एक लोकेशन है चंडीगढ़ की तरफ। वहाँ पर एक आईटी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग चल रही थी। वहाँ पर वो कहते हैं कि लास्ट ईयर हमें फर्स्ट एड के सेशन में ये बताया गया था कि सांप काट जाए तो कट मारना होता है, ओके। खून निकालने के लिए, बाहर वो जो निकालना है, जहर बाहर निकालना है। मैंने कहा इसके अलावा, कहते हैं इसके अलावा बताया गया था कि बांध मारना होता है, लाइक कि अंदर तक ना आ जाए। मैंने कहा बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ है वो। ये तो स्कूलों में भी यही पढ़ाया गया था। नहीं, पहले बताया जाता था, लेकिन जब उसके बाद मेडिकल रिसर्च करता है तो पता लगता है जी अगर हम इसको कंटिन्यू बांध के रखेंगे तो ये एरिया गैंग्रीन का शिकार हो जाएगा। गैंग्रीन का मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आएगा और ये हाथ काटना पड़ सकता है। पैरालिसिस टाइप। हाँ, इसीलिए वो कहते हैं यार हमें तो ये समझाया ही नहीं गया। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। मेरे को वहां ज्यादा मजा आता जहाँ पर लोगों को मिथ कुछ और समझाया व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट? सोल्यूशन यही है कि अगर कोई भी बाइट हो जाए, आप उसको साफ करो। अगर स्नेक बाइट का पर्टिकुलर स्नेक की बात करूं, सांप ने काटा, आपको नहीं पता कौन सा सांप था, न्यूरोटॉक्सिक था, होमोटॉक्सिक था, आपको नहीं पता। आप डॉक्टर नहीं है ना सर, मैं भी डॉक्टर नहीं हूं। डॉक्टर ही करेगा जो टेस्ट करेगा। हम इतना ही बोलते हैं अगर बाइट हुई है और आपको पता लगता है कि मेरे को बाइट के स्पॉट आ रहे हैं, आप उसको साबुन से क्लीन करो एंड ट्राई टू इमोबिलाइज, मतलब उसको हिलने डुलने नहीं देना। क्योंकि जितना तेज अगर वो टॉक्सिक हुआ, अगर वो जहरीला हुआ, और अगर आप भाग के तेज दौड़ रहे हैं तो वो जैसे आपका ब्लड सर्कुलेट करता है तो वो उसके साथ साथ सर्कुलेट करेगा। इसीलिए हम बोलते हैं ट्राई टू इमोबिलाइज। अगर हाथ में काटा है उसको हिलने डुलने ना दो, पैर पे काटा है तो पैर को भी हिलने डुलने ना दो, एंड ट्रांसपोर्ट टू द हॉस्पिटल। कोई झाड़ फूक नहीं करवानी जो पुराने जमाने की बोली जाती है कि बाबा के पास चले जाओ। कोई हर्ब्स नहीं लगाने इसके ऊपर, सिर्फ साफ करो एंड किसी कपड़े से, साफ कपड़े से रैप कर लो, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही होगी उसके ऊपर, तो ब्लड भी रोकना जरूरी है। और उसको ट्रांसपोर्ट करो हॉस्पिटल के लिए। और सबसे बढ़िया चीज, उसको आपने मेंटल फर्स्ट एड देनी है। क्योंकि इंडिया में जितने भी लोग सांप से मरते हैं उसमें 80% लोग जो हैं डर से मरते हैं। तो सबसे पहले आपने उसको ये बताना है कि भाई कुछ नहीं हुआ है, ये नॉर्मल चीज है। डिस्कवरी पे एक वीडियो पड़ी हुई है, अगर आप देखें तो एक को पिन की गई थी, एक को बाइट हुई, पिन वाला बंदा मर गया। क्यों? डर की वजह से। अब मेन चीज़ जैसे हम कहते हैं कि रोड सेफ्टी को लेके लोग काफ़ी ज़्यादा कम अवेयर हैं इस चीज़ को लेके। तो कहीं न कहीं कमी ये भी है कि शायद वो एक छोटा-सा नोट दे के काम निकल जाता है, इसलिए हेलमेट या सीट बेल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं सर, ऐसा कह सकते हो कि कहीं न कहीं डिपार्टमेंट इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार रहा है अब तक? सर मुझे पहले का तो पता नहीं, लेकिन आज की डेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो आपने जो वीडियोस देखते हो, नहीं, नॉट जस्ट वीडियोज़, आई हैव पर्सनली फेस्ड दिस। नहीं आप ऐसा कह नहीं सकते कि कोई भी पुलिस ऐसा करती है। नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं ये कहता हूँ मैं कह इसलिए सकता हूँ क्योंकि मैंने पर्सनली ये चीज़ें की हैं। देखो हुआ होगा, आपके साथ हुआ होगा, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। मुझे एक दिन पटियाला में रोका, जबकि मेरी गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स थे। उन्होंने रोका जबकि बाहर का नंबर था, तो वो कुछ भी कर सकते थे, HR का नंबर है। उन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंट, मैंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उन्होंने बोला ठीक है जाओ। मेरे साथ जब भी हुआ है ऐसा नहीं हुआ कि वो ब्राइब ले रहे, नहीं। हाँ, हर जगह में कुछ खराब लोग भी होते हैं, आप कह सकते हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पूरा ही सही सिस्टम हो सकता है। कुछ लोग खराब होंगे लेकिन पूरा सिस्टम खराब नहीं है सर। मैं भी ये मानता हूँ। इंडिया में जैसे पंजाब पुलिस की बात कर रहा हूँ, पंजाब पुलिस में SSF बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, सड़क सुरक्षा फोर्स बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हरियाणा के अंदर 112 बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पुलिस, मैंने कई बार कॉल करी है, लोगों के लिए भी कॉल करता हूँ। 112 सर मैक्सिमम 5 to 6 मिनट्स के अंदर अंदर आप तक पहुंचती है हरियाणा में। इवन दिल्ली, इवन इफ यू टॉक अबाउट एक्सप्रेस वे, EP ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, नोएडा की तरफ जो जाता है, सब पहुंचते हैं सर। और ऐसा नहीं कि वो आपकी मदद नहीं करते, वो मदद करते हैं। वहां पे ब्राइब का तो कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ सर, अब हम लोग क्या करते हैं, हम ब्राइब उनके देने से पहले खुद ही पकड़ा देते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि हमें पता है हमारे में कमी है। सर आप शॉर्ट्स पहन के चलाओगे तो चालान तो होगा ही ना, आप चप्पल पहन के चलाओगे चालान तो होगा ही ना, आपकी गाड़ी में आप हेडलाइट को सिटी एरिया में हाई बीम करके चलाओगे तो चालान होगा ही, आपकी गाड़ी में स्टीरियो आपका कंपनी ने दिया था, आपने स्क्रीन लगवा ली तो चालान तो होगा ही ना। और उस चालान से बचने के लिए आप ब्राइब देने की कोशिश करते हो। तो ये गाइडलाइंस कहाँ पढ़ सकता है एक इंसान के? हाँ जी, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर क्या क्या आता है? सर मोटर व्हीकल एक्ट आप गूगल पे सर्च करो, मोटर व्हीकल एक्ट 1988-89 डालो, आप आ जाएगा, सबसे आसान।
ओके। हाँ, उसमें पढ़ो आप कि आपके क्या-क्या राइट्स हैं, कौन-कौन सा किस वजह से आपका चालान हो सकता है, वो भी करो। लेकिन हम लोग तो ऐसे हैं कि हम एजेंसी से गाड़ी बेस मॉडल लेते हैं जी। और बाहर आके उसको टॉप मॉडल करा लेते हैं और फिर हम बोलते हैं पुलिस वाला हमारा चालान भी ना करे। ओके। कैसे ना करे? आपको मैं ताज़ा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये सब लोग जो हैं अपनी गाड़ियों में डीआरएस लगवा रहे हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स लगवा रहे हैं, जी। कंपनी से आ रहे हैं अलग चीज़ है। आपकी गाड़ी में येलो बल्ब थे, आपने उसको व्हाइट बल्ब लगवा दिए 500 वाट के भी, 300 वाट, 500 वाट। सर वो फायर का केस करेगा क्योंकि जो आपका कंसील्ड है उसको हीट करेगा वो। तो फिर तो फायर होनी, इसीलिए पुलिस आपका चालान करती है कि आप गलत हेडलाइट का यूज़ कर रहे हो। ओके। जो कंपनी ने आपको दिया, चाहे 75 वाट का भी हो सकता है, 90 वाट का भी हो सकता है, जो भी कंपनी देती है आपको, उसके अलावा आप जो भी करोगे वो सब मतलब अनऑथराइज्ड फिटमेंट है। इवन आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपके स्टीयरिंग में एक आप लगाते हो, स्टीयरिंग नोब कहते हैं जिसको, जी। वो भी अनऑथराइज्ड है। एंड दैट्स वेरी डेंजरस। हाँ, और एग्जांपल देता हूँ, 5500 रुपए का चालान है आपकी गाड़ी में अगर आगे और पीछे बुलगार्ड लगा हो तो। ओके। बुलगार्ड जानते हैं आप? जी, जी। जो लोग बम्पर को टच ना हो जाए उसके लिए लगाते हैं। 5500 रुपए का चालान है सर उसका। बट अक्सर ही जो कैब्स होती हैं उनमें वही चीज़ लगी होती हाँ, है। लेकिन पुलिस नहीं करती आपका, वो आपके ऊपर दया कर देती है और आपको लगता है कि ये कानून ही नहीं है। क्या वो दया हमारे लिए हानिकारक साबित नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है सर, लेकिन आप हटाओगे नहीं ना। आपको अभी हटवा दिया, आपने फिर लगवा लिया, आप बोलोगे मेरा बम्पर पे टच हो जाती है। यानी जो पीछे वाला गाड़ी चला रहा होगा उसको कितनी जोर से एक्सीडेंट में चोट लगे कि आप इमेजिन कर सकते हैं? अगर पीछे से किसी ने ठोकी उस बम्पर वाली गाड़ी को, जो आगे बुलगार्ड, उसके पीछे बुलगार्ड लगा होता है, मैंने गाड़ी ठोकी तो मेरे को कितनी चोट लग सकती है। उसकी गाड़ी को कुछ नहीं होगा, उसका तो लोहे का लगा हुआ, मेरे को कितनी हार्म हो सकती है। वेल, रिस्क इज़ एवरीवेयर। सेफ्टी के बारे में अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ में आपको सेफ्टी की रिक्वायरमेंट हैं और हर चीज़ में सेफ्टी की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। खैर, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होंगी, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे स्कूल्स होंगे जो इस तरीके की ट्रेनिंग्स को चाहते हैं, बट कोई सही इंसान, कोई एजुकेटेड इंसान, जैसे आपने कहा कि कुछ कोई गलत बता देता है, कोई मिथ्स होती हैं, हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। तो वो आप तक कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन कोई? देखिए, हमारी कंपनी की वेबसाइट है www.drsafetytraining.com एंड हमारा यूट्यूब पे पेज है, डॉक्टर सेफ्टी के नाम से चैनल है हमारा। फेसबुक पे हमारा डॉक्टर सेफ्टी के नाम से पेज है, इंस्टा पे हम डॉक्टर सेफ्टी के नाम से हैं। आप हमारी टीम से कांटेक्ट भी कर सकते हो, 7015864416 ये हमारा नंबर है। आप हमें कॉल कर सकते हो। आपको टेलर मेड प्रोग्राम देते हैं, इस वर्ड को यूज कर रहा हूँ मैं, टेलर मेड मीन्स मैं एक स्कूल की बात कर रहा हूँ। स्कूल में पहले हम स्कूल में विजिट करेंगे, स्कूल की सेफ्टी को पूरा देखेंगे कि स्कूल किस लेवल पे ऑडिट के अंदर हमारी खरी उतरता है। उसके बाद विल ट्रेन देम ओके। कि इस स्कूल में इसी सेफ्टी की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आपने कॉल किया ना हम ट्रेनिंग देने आगे, नो। हम लोग टेलर मेड प्रोग्राम को डिजाइन करके ही आप तक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाए। हम कुछ भी आगे डिलीवर कर दें, इट्स नॉट लुक गुड। तो वही हमारा मकसद है। खैर, बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की सेफ्टी के रिगार्डिंग। आई थिंक जिसने सीखना है इस पॉडकास्ट से भी बहुत कुछ सीख सकता है। वेल, जाते-जाते आम ऑडियंस को, सिटीज़न्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे सेफ्टी के रिगार्डिंग? सेफ रहें सबसे बढ़िया, और सेफ रहें, और सबसे ज़्यादा तो मैसेज तो यही है कि आप अपने फैमिली की केयर कैसे कर सकते हैं। आप अपने घर में बच्चों के लिए हेलमेट्स का यूज़ करें। आप गाड़ी में बैठते हैं, आगे और पीछे दोनों तरफ आप सीट बेल्ट का यूज़ करें। भट्टी साहब के एक्सीडेंट के बाद लोगों ने सीखा, लेकिन थोड़े दिनों बाद भूल गए। पीछे भी सीट बेल्ट मैंडेटरी है और आगे भी सीट बेल्ट मैंडेटरी है। एंड अगर आप घर में रहते हैं, आपके घर में आपके बुजुर्ग हैं और आप खुद भी हैं, और अगर आप अबव 30 हैं, तो आपको एक स्पेशल एडवाइस है, आपको अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए साल में 2 बार। ओके। हाँ, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। बिल्कुल जी। नहीं तो लास्ट लाइन है इसकी, नहीं तो शमशान है। ये एग्ज़ैक्ट सबसे बढ़िया लाइन है, लोगों को समझ आनी चाहिए कि आफ्टर 30 आपको अपनी हेल्थ कैसी रखनी है, ये बड़ा ज़रूरी है। हेल्थ चेकअप जरूर होने चाहिए। दूसरा, रोड सेफ्टी के लिए सबसे ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए आपको। जी। खैर, बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। सत श्री थैंक अकाल। यू। थैंक यू।